मार्केट में एक नया प्रोपोगंडा थ्योरी चली है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के तहत चाइना के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुछ अधिकारियों का प्रयोग करके चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ जो है वहाँ पर एक मिलिट्री कू करने की प्लानिंग करी। रियलिटी ये है कि ये टिपिकल CIA प्रोपोगंडा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ये गतिविधि डेफिनेटली CIA के इन्वॉल्वमेंट की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चाइना के अंदर आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर पर्जेस हो रहे हैं, वो एक इंटरनल चाइना की प्रॉब्लम है जिसको समझने की एक अलग तरीके से आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बात कि चाइना के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑब्जर्व नहीं कर रही। डेफिनेटली CIA भी ऑब्जर्व कर रही है और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो वो भी ऑब्जर्व कर रही है। चाइना के इंटरनल इवेंट्स को कोई भी ऐसा विश्व की शक्ति नहीं होगी जो ऑब्जर्व इस मोमेंट पर ना करे कि उसके अंदर इंटरनल इश्यूज क्या चल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो अभी हाल ही में 2 दिन से प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है वो कतई ही एक रीज़न वहाँ पर नहीं था। देखिए, यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि चाइना के अंदर इस मोमेंट पर जो मिलिट्री लीडर्स की टारगेटिंग हो रही है, जो थिएटर कमांड्स के कमांडर्स की टारगेटिंग हो रही है, इसके तहत जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है चाइना का, वो अब कहीं ना कहीं इस तरीके से शोकेस करा जा रहा है पूरे चाइना के अंदर और विश्व के सामने कि वहाँ पर शी जिनपिंग जो हैं एक बहुत ही अग्रेसिव एंटी करप्शन ड्राइव चला रहे हैं और वो कुछ करप्ट लीडर्स को जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खास करके करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, पहली बात उनको हटाने की एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पर जाहिर सी बात है कि रियलिटी ये नहीं है। एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर शी जिनपिंग इस मोमेंट पर जो कर रहे हैं, जो लोग चाइना की सोसाइटी को जानते हैं और जिन्होंने चाइना के इतिहास को समझा है वो समझेंगे इस बात को कि चाइना में जो शी जिनपिंग कर रहे हैं इस मोमेंट पर वो एग्जैक्टली वही है जो एक टाइम पर चाइना में माओ ने किया था। माओ जेडोंग जो है उसने भी ये चीज़ की थी कि उसने ये पॉइंट बार बार इनफैक्ट बोला था कि पार्टी में जब तक हम एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं करेंगे कि वेयर पार्टी कमांड्स द गन एंड नॉट गन कमांड्स द पार्टी, तब तक पार्टी का कंट्रोल एब्सोल्यूट नहीं होगा। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि माओ जेडोंग की फिलॉसफी ये थी कि चाइना के अंदर ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हाथ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके तहत किसी भी तरीके से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो चाइना के बारे में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो लोग चाइना को समझते हैं कि चाइना में आज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो पहली बात एक इंडिपेंडेंट आर्मी ऑफ चाइना नहीं है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक सबसे महत्वपूर्ण तरीके से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग और एक उसका इंस्ट्रूमेंट है। इस रीज़न से माओ जेडोंग ने पहली बात तो ये चीज़ कि भाई हमें पार्टी के तहत एक एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाने की आवश्यकता है। इसी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं माओ की फिलॉसफी को शी जिनपिंग आज अपना रहे हैं। दूसरा, शी जिनपिंग को ये मालूम है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बहुत सारे आज की डेट में ब्लैक बॉक्सेस हैं। ब्लैक बॉक्सेस का मतलब ये है कि वो जानता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को लगता है कि ये ऑफिसर्स और उनके नेटवर्क्स पहली बात मेरे लिए यहाँ पर लॉयल नहीं होंगे। तो चाइना में जो हो रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शी जिनपिंग चाहता है एक ऐसी मिलिट्री का क्रिएशन जो मिलिट्री के अधिकारी और उनके नेटवर्क्स के तहत पहली बात तो एब्सोल्यूट लॉयल्टी शी जिनपिंग को दिखाए। फ़र्क अब माओ के बीच में और शी जिनपिंग के यहाँ पर यह पॉइंट आ जाता है कि अगर माओ ने पूरी की पूरी लॉयल्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए की थी क्रिएट, तो यहाँ पर शी जिनपिंग पार्टी के बजाय एब्सोल्यूट लॉयल्टी अपने लिए कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर शी जिनपिंग को ये बात पता है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एब्सोल्यूट कंट्रोल मुझे नहीं मिला तो इससे मेरे लिए समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप चाइना के इतिहास को जानते हैं तो एक टाइम पर जब चाइना में हु जिनटाओ थे, जैसे आज शी जिनपिंग है, तो हु जिनटाओ जब राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2012 तक, उस समय एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई थी हु जिनटाओ के रेजिम में। हु जिनटाओ के टाइम पर बेसिकली चाइना की मिलिट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो लॉयल हु जिनटाओ को नहीं थे, बल्कि हु जिनटाओ से पहले जो प्रेसिडेंट था जिसका नाम था जियांग जेमिन, उसके थे। अब आप सोचिए कि एक पूर्व प्रेसिडेंट जियांग जेमिन के लॉयल अधिकारी
उन्होंने पहली बात मिलिट्री के अंदर पूरा दबदबा बना रखा था। उन्होंने मिलिट्री के नेटवर्क्स का प्रयोग करके चाइना की अन्य मिनिस्ट्रीज जो हैं उनमें भी अपना कंट्रोल बना रखा था। हु जिनटाओ से पहले जियांग ज़ेमिन के इन अधिकारियों ने चाइना की काफ़ी सारी इकोनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज में भी अपना कंट्रोल बना रखा था। तो जियांग ज़ेमिन के टाइम पर जो मिलिट्री के अधिकारी थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा चाइना की अलग अलग मिनिस्ट्रीज में फैले हुए थे, और ये सारे अधिकारियों ने मिलकर जियांग ज़ेमिन के टाइम पर एक इनफॉर्मल सा क्लब शंघाई क्लब के नाम से बनाया हुआ था। अब हुआ ये कि जब जियांग ज़ेमिन की पावर रिप्लेस हुई हु जिनटाओ से, और 2002 में जब हु जिनटाओ आया, तो हु जिनटाओ के आने के टाइम पे बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये हुई कि जियांग ज़ेमिन के ये जो अधिकारी, जो शंघाई क्लब के अधिकारी थे, इन्होंने हु जिनटाओ के बहुत सारे रिफॉर्म्स के ऊपर बाधा डालने की कोशिश करी। अगर हु जिनटाओ ने सोशल वेलफेयर सिस्टम चलाने की बात करी, इन्होंने अपोज किया। अगर हु जिनटाओ ने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स 2002 से 12 में इनिशिएट करने की कोशिश करी, शंघाई क्लब ने अपोज किया। और ये चीज़ें जो उस समय चाइना में हो रही थी हु जिनटाओ के केस में, आप सोच के देखिए कि इसका इम्प्रिंट उस समय चाइना में शी जिनपिंग, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, उस समय चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था, उसके ऊपर हुआ। क्योंकि शी जिनपिंग ने ये सारी चीज़ें देखी और उसको समझ आया कि जब तक आप चाइना के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस को लेकर और सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी नहीं क्रिएट करोगे, तब तक कहीं ना कहीं आपकी पावर जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी। इस रीज़न से आप देखिए कि जब 2012 में हु जिनटाओ ने अपने रेजिम का टाइम कंप्लीट किया, और 2012 में हु जिनटाओ के बाद जब पावर शी जिनपिंग ने संभाली, तो शी जिनपिंग को सबसे पहले ये चीज़ समझ आई कि मुझे करना है चाइना में पॉलिटिकल स्टेरलाइजेशन, मुझे करना है चाइना के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टीकाकरण, एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसके तहत मैं पहले तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में, दूसरा चाइना के सिक्योरिटी एपरेटस में, तीसरा चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में, और चौथा चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में एब्सोल्यूट कंट्रोल क्रिएट कर पाऊँ। 2012 से लेकर 2020 तक अगर हम शी जिनपिंग की पूरी पॉलिसीज़ को चाइना में अनफोल्ड होते हुए देखें, तो एक चीज़ दिखती है कि 2012 से 2020-21 तक शी जिनपिंग ने सबसे पहले पार्टी पर अपना कंट्रोल बनाया, जिसमें पार्टी में जितने भी उसके ऐसे ओपोनेंट्स थे उनको एक एक करके आइसोलेट करके बाहर निकाला। दूसरा, उसने चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी का जो स्टेट अपरेटस था, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, इस पीरियड में उसने उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाया। और तीसरा, उसके बाद 2020-21 तक चाइना के जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिनको चाइना के PSUs कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियां जो आज की डेट में विश्व के सारे प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, उसके ऊपर उसने एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाया। और अब 2021-22 से जो आप चीज़ें देख रहे हो, जो अभी 2026 तक आपको दिख रही हैं, वो है इस पूरे प्रोसेस का लास्ट फलक्रम, जिसमें शी जिनपिंग इस मोमेंट पर चाइना के अंदर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि चाइना में शी जिनपिंग जब एब्सोल्यूट कंट्रोल पार्टी के ऊपर बना रहा है, पार्टी के साथ साथ PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर बना रहा है, इस दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए उसने एक बहुत ही अलग प्रकार की रणनीति अपनाई है। यहाँ पर रणनीति ये है कि वो जब किसी मिलिट्री के अधिकारी को, चाहे मिडल या सीनियर लेवल का वो हो, अगर उसको पहली बात तो वो कहीं ना कहीं फायर करता है, उसको उस पोस्ट से हटाता है, तो वो बात करता है ये कह के कि हम बेसिकली एक एंटी करप्शन ड्राइव के तहत इन करप्ट अधिकारियों को हटा रहे हैं। अब ये बात बोलने से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर जब आप एक एंटी करप्शन मूवमेंट के तहत ये एक्शन लेते हो, तो कहीं ना कहीं जितने भी चाइना के अंदर आवाम और उनकी जो लोग हैं, उनमें ये मैसेज जाता है पब्लिक लेवल पर कि नहीं, ये एक्शन लेजिटिमेट है। इंटरनली वहाँ पर मैसेज ये जाता है कि नहीं, शी जिनपिंग जो कर रहे हैं, इन लोगों को हटाकर, भ्रष्ट लोगों को मिलिट्री से निकालकर, ये एक रिफॉर्म मिलिट्री में आवश्यक है। लेकिन ब्यूटी क्या है कि यहाँ पर जब वो किसी मिलिट्री के अधिकारी को हटा रहा है या न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो बेसिकली अपने राइवल्स को हटा रहा है, और वो राइवल्स वो हैं जो आज
शी जिनपिंग को लेकर एब्सोल्यूट लॉयल्टी शो नहीं कर रहे। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर पॉइंट जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी ऑब्जर्व करती है वो ये है कि अगर चाइना के अंदर शी जिनपिंग लॉयल्टी प्रमोट करने के लिए अधिकारियों को हटा रहा है और हटाने के बाद कहता है कि ये करप्ट थे, तो चाइना की पब्लिक के सामने तो उसने लेजिटिमेसी प्राप्त कर ली कि देखिए करप्ट अधिकारी को हटा दिया तो लोग खुश हैं, ताली बजा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लॉयल्टी प्रमोट करते हो, वो अधिकारी जो आपके साथ एब्सोल्युटली लॉयल है, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कॉम्पिटेंस पे। और आज ये चीज़ भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी समझती है बहुत क्रूशली कि चाइना के अंदर जो पर्जेस हो रहे हैं, मिलिट्री के अधिकारियों का जो रिमूवल हो रहा है, इसमें लॉयल्टी को प्रेफरेंस देते हुए जब कॉम्पिटेंस अफेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटेंस से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वॉर फाइटिंग एबिलिटी भी अफेक्ट होगी। क्योंकि आज शी जिनपिंग क्या प्रेफर कर रहा है, वो एक ऐसा रीडिजाइंड आर्म्ड फोर्स को प्रेफर कर रहा है जिसमें जी डॉक्ट्रिन के तहत गवर्नेंस जो है उसमें सिर्फ ऐसे अधिकारी हों जो पहली बात शी जिनपिंग को लेकर लॉयल हों। ये मैटर नहीं करता कि उनकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, मैटर ये करता है कि अपने आसपास ऐसे चाटुकर्ता टाइप के अधिकारी रखो जो सुबह से रात आपके पास बैठने के टाइम पे पहले 20 मिनट सिर्फ इस चीज़ के बारे में चर्चा करें कि जी साहब आप तो ग्रेट हो, आपसे बेहतर तो कोई पूरे विश्व में हो ही नहीं सकता, आप तो मतलब ऊपर वाले की तरफ से ऐसा वरदान हो इस देश को लेकर जो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। तो 20 मिनट जब तक आप उसकी ईगो मसाजिंग नहीं करोगे तब तक आप अपने मूल रूप के काम पर नहीं आओगे। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जी आज की डेट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी में इन प्रकार के अधिकारियों को पहली बात प्रमोट कर रहा है। अब इसका खमियाजा क्या है? इसका सबसे बड़ा खमियाजा ये है कि यहाँ पर जी ने अपनी इमेज जो है वो तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रूलर की बना ली है, पर लोग अक्सर चाइना में पॉलिटिकल वाले पहली बात तो ये डिबेट कर रहे हैं कि ठीक है जी आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग रूलर है, लेकिन हर एक स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ एक समस्या क्या होती है कि स्ट्रॉन्गर द रूलर वीकर द सक्सेशन। क्योंकि यहाँ पर जब चर्चा इस बात की होती है कि यहाँ अगर मान लीजिए शी जिनपिंग कल को हटते हैं तो क्वेश्चन उठता है उसके बाद कौन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूलर्स कभी भी इनसिक्योरिटी के कारण सक्सेशन को बिल्ड नहीं करते। और इस रीज़न से जब उनके हटने के बाद कभी वॉर ऑफ सक्सेशन चालू होता है तो फिर वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कोलैप्स ही होता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मोमेंट पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओपेसिटी भी है। चाइना के अंदर आज की डेट में डिफेंस लेवल का बजट है $249 बिलियन पिछले साल का जो उन्होंने रिलीज़ किया है। इसके तहत चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस मोमेंट पर जिन प्रोजेक्ट्स में पहली बात तो बहुत सारी करप्शन इन्वॉल्व्ड है। खैर डिफेंस के प्रोजेक्ट में करप्शन इन्वॉल्व ना हो तो वो डिफेंस का प्रोजेक्ट ही क्या, क्योंकि डिफेंस का प्रोजेक्ट और म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब कई डिफेंस के प्रोजेक्ट्स चाइना में बहुत सारे गोस्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि कागज पर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर वो कुछ होते ही नहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझिए जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है कि शी जिनपिंग माओ जेडोंग की तरह या डेंग जियाओपिंग जो चाइना में एक पॉइंट पर था, इन दोनों से काफ़ी अलग है। माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग चाइना में जो दो रूलर्स थे, ये दोनों के दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स थे। ये मिलिट्री स्ट्रक्चर्स में इम्बेडेड थे। इनको पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में चप्पा चप्पा पता था। लेकिन आज अगर हम बात करें शी जिनपिंग की, तो शी जिनपिंग ना ही डेंग जियाओपिंग की तरह ना ही माओ जेडोंग की तरह एक मिलिट्री अधिकारी है। वो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इनसाइडर नहीं है। इस रीज़न से वो बहुत इनसिक्योर है। तो उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि आज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर क्योंकि मैं नहीं रहा हूँ, तो वो ये नहीं जानता कि वहाँ पर हिडन लॉयल्टीज़ क्या क्या हैं। वो ये नहीं जानता कि वहाँ पर जो आज की डेट में इनफॉर्मल नेटवर्क सीनियर अधिकारियों के बीच में बने हुए हैं, सीनियर और जूनियर अधिकारियों के बीच में बने हुए हैं, वो क्या है। इस रीज़न से इस इनसिक्योरिटी को टैकल करने के लिए शी जिनपिंग की जो अप्रोच है वो ये है कि सबको टारगेट करो। और इस सबको टारगेट करने से क्या हो रहा है कि शी जिनपिंग बोल रहा है कि मैं जो चाइना के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ओपेक नेटवर्क्स हैं उनको हटाना चाहता हूँ। ये इंटरनली वो कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली बोल रहा है लोगों को कि देखो यहाँ पर करप्शन की ड्राइव चल रही है। तो शी जिनपिंग ने ये जो ड्यूअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें एक जगह पर वो बड़े ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा है,
ताकि लॉयल अधिकारी वहाँ पर प्रमोट हो। और दूसरी जगह पर उसने एक नया अप्रोच ये अपनाया है कि जो लॉयल अधिकारी आ भी रहे हैं, उन लॉयल अधिकारियों में कहीं ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि ये लॉयल अधिकारी जो हैं इनको अब बैठकर कुछ काम करना नहीं, क्योंकि ये तो शी जिनपिंग को लेकर लॉयल हैं। एक अगर मोमेंट पर सोचिए कि अगर लॉयल अधिकारियों के मन में ये थॉट आ गया कि हमें अब कोई काम करना नहीं क्योंकि शी जिनपिंग के तो हम लॉयल हैं, तो कल को इन लोगों को भी कोई भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं ना कहीं पेरोल पर अपने लाकर किसी न किसी पर्सनैलिटी के और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के एक ऐसे डायाफ्रेम को पंचर करके उनका भी प्रयोग कर सकती है। इस रीज़न से शी जिनपिंग क्या कर रहा है, आज एक जगह पर वो लॉयल ऑफिसर्स का नेटवर्क क्रिएट कर रहा है और दूसरी जगह पर इन्हीं लॉयल ऑफिसर्स के नेटवर्क के तहत उनको वो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स में इतना व्यस्त रख रहा है कि इनके पास समय ही ना हो किसी प्रकार के कोई फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के इन्फ्लुएंस का। इसी रीज़न से आप देखिए कि ये सारे लॉयल अधिकारी इस मोमेंट पर चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेस हो, साइबर डिफेंसेस हो, इन सब कामों में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर मिलिट्री को लॉयल भी रखो और कमांडर्स को इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम में बिजी भी रखो ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कोई पेनिट्रेशन पॉसिबल ना हो। लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक बात जानती है, उसको ये पता है कि ये जो चाइना के अंदर की अप्रोच चल रही है, इस अप्रोच से लॉयल अधिकारी डेफिनेटली आएंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी शार्पर टेक्नोलॉजी लेवल पर डेफिनेटली बनेगी, पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी। वो इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वो ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप का नहीं है। वो ये बात भी जानते हैं आज की डेट में भारत के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो चाइना डेस्क को मैनेज कर रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा आज की डेट में सर्वाइवल क्राइटेरिया क्या है, वो है लॉयल्टी। वो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। और जब ऑपरेशनल रिस्क टेकिंग यहाँ पर डिस्करेज की जा रही है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की रिस्क टेकिंग आपने ऑपरेशनल लेवल पर करी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग उसको जो है मिसजज कर लें ये कह के कि आप जो इनोवेट कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी मेरे को प्रूव करने के बजाय आप कुछ और ही करना चाह रहे थे। तो इस फियर ऑफ मिस जजमेंट में कि जहां पर अधिकारी आज की डेट में इनोवेट नहीं कर रहा, उसको ये बात पता है कि मेरा पूरा का पूरा आगे का भविष्य चाइना की आर्मी में हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने का क्राइटेरिया जो है वो परफॉर्मेंस नहीं बल्कि लॉयल्टी है। तो इसकी वजह से शी जिनपिंग जो है एक अजीब प्रकार की मिलिट्री उसने क्रिएट कर ली है जो कि दिखने में बहुत पावरफुल है लेकिन अदरवाइज वो बड़ी फ्रेजाइल है। और ये फ्रेजाइलिटी जो है इस आर्मी की, ये आज की डेट में एक प्रॉब्लम है चाइना के लॉन्ग रन के ग्लोबल एम्बिशंस के केस में, क्योंकि शी जिनपिंग ने एक ओबीडियंट मिलिट्री क्रिएट कर ली है पर इमोशनली लॉयल मिलिट्री क्रिएट नहीं करी है। उसने ओबीडियंस जो है वो मिलिट्री चेन ऑफ कमांड से क्रिएट करा है। उसने जो अधिकारी यहाँ पर क्रिएट करे हैं वो बेसिकली लॉयल हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। और ये प्रॉब्लम माओ जेडोंग के टाइम पर भी चाइना में, अगर आप चाइना के इतिहास को जानते हैं तो वही थी, क्योंकि माओ जेडोंग ने भी जब एक लॉयल मिलिट्री वर्ग क्रिएट किया था लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो नहीं था, तो उस दौरान जब चाइना ने वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी तो उस समय चाइना बुरी तरह एक्सपोज हो गया था। और यही चीज़ आज की डेट में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जानती है कि शी जिनपिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी यही परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि शी जिनपिंग आज की डेट में जिस प्रकार से ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस वाले ऑफिसर्स को रिप्लेस करके ला रहे हैं, खास करके उन पोटेंशियली स्टीराइल लॉयलिस्ट्स को लेकर, इसका खमियाजा सबसे पहला ताइवान पर होगा। क्योंकि ताइवान के ऊपर अगर मान लीजिए 2026-27 में जो चाइना की मिलिट्री प्लानिंग कर रही है एक फोर्सफुल लेवल का ऑक्यूपेशन, और ताइवान को लेके ये ऑक्यूपेशन होने वाला है बहुत जल्द 2026-27 में, यहाँ पर आज की डेट में भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जानती है कि ताइवान के ऑपरेशंस को रन करने के लिए चाइना को चाहिए एक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, रैपिड लेवल पर बैटलफील्ड के अडेप्टेशंस। लेकिन जी ने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, शी जिनपिंग ने क्रिएट किया है यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड कमांड, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस रन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर उनको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। और भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी जानती है इस मोमेंट पर कि जब आप सीनियर अधिकारियों को जिनके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थी जब उनको हटा देते हो तो आप इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इरेज कर देते हो।
इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब ये है कि वो अधिकारी जिनके पास इनोवेशन को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस थे, पहली बात जब आपने उस अधिकारी को ही हटा दिया तो अब उस इंस्टीट्यूशन में जो एक लॉयल अधिकारी आया है, उस लॉयल अधिकारी को ये सारी एक्सपीरियंसेस को रीलर्न करना पड़ेगा और वो रीलर्निंग में टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, खमियाजा कि चाइना के अंदर आर्मी इवेंचुअली प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आज अगर आप चाइना की रॉकेट फोर्स का उदाहरण देखें तो चाइना की रॉकेट फोर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज वो मेंटेनेंस लॉग्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसका ओवरऑल मोरल डिप कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, उसके प्रोक्योरमेंट्स में इतने सारे बॉटलनेक्स आ चुके हैं कि चाइना में शी जिनपिंग का जो चाइना रॉकेट फोर्स था, जो उसका पेट प्रोजेक्ट था, वही कंप्लीटली डिरेल हो चुका है। तो चाइना में आप आने वाले समय में एक चीज़ डेफिनेटली ऑब्जर्व करोगे कि ये मिलिट्री पर्जेस चलते रहेंगे। ये मिलिट्री पर्जेस जो हैं इनको एंटी करप्शन के नाम से पेश किया जाता रहेगा, लेकिन कॉम्पिटेंस दिन प्रतिदिन घटती रहेगी और जितनी कॉम्पिटेंस घटती रहेगी इनसिक्योरिटी बढ़ती रहेगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि शी जिनपिंग इस कॉन्टेक्स्ट में और परेशान होगा और ये परेशानी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका फियर एक दिन उसको कंपेल करेगा हपड़ा दपड़ी में ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। और जब ये ताइवान के ऊपर इस इनसिक्योरिटी में कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, मेरे पास लॉयल्टी है लेकिन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, जब ताइवान के ऊपर ऑपरेशन होगा तो अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कि ताइवान के ऑपरेशन में चाइना अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी को शोकेस करने की कोशिश करेगी, बट इवेंचुअली वो ऑपरेशन फेल कर जाएगा। और जिस दिन वो ऑपरेशन फेल करेगा, जो कि 2026-27 में होगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शी जिनपिंग का डिक्लाइन चालू होगा। क्योंकि जिस दिन ताइवान का ऑपरेशन फेल हुआ उस दिन आप सोच के देखिए कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी एक बात जानती है कि जितने भी ये साइडलाइंड ऑफिसर्स थे, ये सारे अब चुपचाप साइडलाइन होने के बाद सिर्फ उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि जिस दिन आज लॉयल्टी वाले ऑफिसर्स, कॉम्पिटेंस वाले नहीं, जब ताइवान के ऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे और वो फेल होंगे, उस दिन आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो क्लब है जो आज बना हुआ है इन साइडलाइंड ऑफिसर्स का, ये पावर को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो दो यहाँ पर पॉइंट्स बड़े स्पष्ट हो जाने चाहिए आपको इस डिबेट के बाद कि पहला, चाइना में इस मोमेंट पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि प्रेफरेंस दी जा रही है लॉयल्टी ओवर कॉम्पिटेंस को, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस तो घट ही रही है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इरेज हो ही रही है, इसके साथ साथ इनसिक्योरिटी अबाउट हिडन नेटवर्क्स, हिडन लॉयल्टीज बढ़ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इस मोमेंट पर ताइवान शी जिनपिंग के लिए एक विनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि उसके करियर का एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा। और वो शी जिनपिंग ताइवान के ऊपर ऑपरेशन एक इनसिक्योरिटी में, एक डर के माहौल में, एक फड़फड़ाते हुए माहौल में करेगा। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद शी जिनपिंग का डिक्लाइन और कोलैप्स इमिनेंट होगा। तो 2026-27 का चाइना को लेकर इस मोमेंट पर जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का फोरकास्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक जगह पर हम चाइना में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केओस इंटरनली देखेंगे। दूसरी जगह चाइना के अंदर जो ताइवान को लेकर ऑपरेशन होने वाला है उसमें चाइना का जो मिलिट्री सेटबैक होगा वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। लेकिन मैं आखिर में एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा, कोई भी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी सोच को यहाँ ख़त्म नहीं करती। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक पॉइंट पर सोचने के लिए मजबूर करने के लिए छोड़ के देना चाहता हूँ। आपने अगर इस वीडियो में ध्यान से चीज़ को सुना जो मैंने बोला, आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि अगर शी जिनपिंग ने ताइवान ऑपरेशन किया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ताइवान में वो फेल करेगा क्योंकि कॉम्पिटेंस वाले अधिकारी नहीं है, करप्शन इंट्रेंच्ड है। अगर शी जिनपिंग का ताइवान ऑपरेशन फेल हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि उस ताइवान के ऑपरेशन को कवर अप करने के लिए चाइना भारत के साथ कोई ऐसी गतिविधि करे कि जहां पर वो दिखाने की कोशिश करे कि हम भारत के ऊपर अपने ऑपरेशनल दबदबे को लाएंगे, और कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि साल 2 साल के अंदर जब चाइना भारत के ऊपर इस प्रकार के कोई ऑपरेशनल लेवल पर अपने ताइवान को कवर अप करने के लिए कोई गतिविधि यहाँ पर करे, उस गतिविधि को करने के दौरान जो भारत का काउंटर रिस्पॉन्स होगा, कहीं उस काउंटर रिस्पॉन्स में भी अगर मान लीजिए चाइना को वहाँ पर भी डिफीट मिली,
तो फिर चाइना का कोलैप्स इमिनेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, सोच के देखिएगा। इस चैनल पे जितने भी लोग वीडियो सुनते हैं, थोड़ा सा उनका आई बिलीव कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही होगी। और जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं, खास करके जो मेंबर्स ओनली वीडियोस देखते हैं, उनके अंदर तो डेफिनेटली ये स्किल पिछले कुछ महीनों में आया होगा। अमल कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। इफ ताइवान फेल्स, विल दे ट्राई टू डू एन ऑपरेशन ऑन इंडिया टू कवर इट अप? और अगर कवर अप करने के लिए भारत के ऊपर कुछ किया और भारत के काउंटर रिस्पॉन्स से वो कवर अप नहीं हो पाया, फिर क्या? सोच के देखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।